डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, जब उच्च न्यायालय ने अपील में 3 अपीलार्थियों के विरुद्ध मामले पर विचार किया था, तब उसे साक्ष्यों की विश्वसनीयता के विरुद्ध श्री सेठी द्वारा की गई टिप्पणियों की इस आधार पर अपरिहार्य रूप से परीक्षा करनी पड़ी थी कि रिछपाल सिंह के विरुद्ध उनके साक्ष्य को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उसका अनिवार्यतः यह अभिप्राय था कि उच्च न्यायालय को उस समस्या पर विचार करना था यदि अपीलार्थियों की ओर से उसके समक्ष पेश किए गए मामले पर विचार करने में उच्च न्यायालय के लिए रिछपाल सिंह के मामले में प्रत्यक्षतः या आनुषंगिक रूप से विचार करना आवश्यक हो गया था, तब उस पर ऐसा करने पर कोई भी कतई विधिक वर्जन नहीं था। ऐसा हो सकता है कि संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने में उच्च न्यायालय के लिए रिछपाल सिंह के मामले पर प्रत्यक्षतः या आनुषंगिक रूप से विचार करना आवश्यक हो गया था, तब उस ऐसा करने पर कोई भी कतई विधिक वर्जन नहीं था। ऐसा हो सकता है कि संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने में उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता था कि रिछपाल के विरुद्ध साक्ष्य संतोषजनक नहीं था और यदि उसे ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना था तो उसे इस कमी को ध्यान में रखते हुए उक्त साक्ष्य की परीक्षा करनी थी। दूसरी ओर साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर या किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वह स्वतंत्र था। इसलिए हम यह सोचते हैं कि श्री सेठी द्वारा दी गई दलील को धारा 423 के उच्च न्यायालय द्वारा दोष मुक्ति के आदेश का गुणागुण के आधार पर आकस्मिक रूप से या आनुषंगिक रूप से विचार करने से निवारित करता है, कायम नहीं रखा जा सकता। यह उल्लेख किया गया था कि जब उच्च न्यायालय ने इस उपधारणा पर आधारित अभियोजन साक्ष्य के विरुद्ध आलोचना पर विचार किया था कि उक्त साक्ष्य जहां तक उसका संबंध रिछपाल सिंह से है अविश्वसनीय पाया गया था, तब वह उस साक्ष्य का रिछपाल सिंह के हक में पारित है। अविश्वसनीय आदेश को उलटने की दृष्टि से मूल्यांकन कर रहा था कि क्या उक्त साक्ष्य पर उसकी समक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध विश्वास किया जाना चाहिए था और उसमें पृष्ठ 666 पर इस प्रकार मत व्यक्त किया। वास्तव में एक
अपीलीय के न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय को उस अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पेश किए गए साक्ष्य पर परोक्षतः और आनुषंगिक रूप से विचार करना है, जिसे अनेक मामलों में विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया था, जहां पर यह न्यायालय उस सह अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके समक्ष फाइल की गई अपीलों पर विचार कर रहा होता है, जिनको उसी विचारण में सिद्ध दोष किया गया था। और ऐसा करने में उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि यह न्यायालय भी कभी कभी अपने अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को अभिलिखित करता है कि दोषमुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य कमजोर या असमाधान युक्त नहीं था, और उस अर्थ में उस दोष मुक्ति को अन्यायोचित समझा जा सकेगा। न्यायालय ने यह उल्लेख किया था कि जमाव का गठन करने वाले व्यक्तियों की पहचान अभियुक्त की दोष से अवधारणा से संबंध विषय वस्तु है, और तब 5 व्यक्ति से कम व्यक्तियों को सिद्ध करना संभव है। तभी धारा 147 लागू होती है। यदि मामले में साक्षी पर न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में समर्थ है कि वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनको दोषी पाया गया है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव के सदस्य थे, जो ज्ञात थे या जिनको पहचान लिया गया था, नहीं पहचाना गया था। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 149 को लागू करने से पहले न्यायालय का यह समाधान हो जाना चाहिए कि सामान्य उद्देश्य में भाग लेने वाले कम से कम 5 व्यक्ति थे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इसका यह अभिप्राय नहीं है कि धारा 149 का लागू करने से पहले हमेशा ही 5 व्यक्ति सिद्ध दोष किए जाने चाहिए। यदि न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालता है 5 व्यक्ति निसंदेह ही उपस्थित थे और उन्होंने सामान्य उद्देश्य में हिस्सा लिया था, और यद्यपि उनमें से कुल की पहचान संदेहास्पद है, फिर भी बाकी के अभियुक्तों की दोष सिद्धि सही होगी। 2 अपीलार्थियों पर 5 अन्य अभियुक्तों सहित विधि विरुद्ध जमाव करने का आरोप लगाया गया था तथा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन हत्या करने के लिए सिद्ध दोष किया गया था। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एसपी स्वामी पर डाल रखा है।